अच्छा, तो आप लोगों को मेरी कोई भी आवाज नहीं आई जो मैं 6.7 के बारे में कह रही थी, जो मैंने 6.7 के बारे में शुरू किया? नन ऑफ यू हेard एनीथिंग? अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, स्टार्ट अगेन। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे ये पूछा था कि जवाद और उस्मान, आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं किया? डिड यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन 6.7? नहीं किया? ओहो, चलें ठीक है, फिर अभी इसको देख लेते हैं। तो कल हमने क्या किया था? कल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था। आप काइंडली अग्री और डिसएग्री विद मी कि अगर आप लोगों को ये बात समझ में आती है। कल जो चीज हमने पढ़ी है वो कुछ इस तरह की है कि अगर तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था और उसको अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट कर लिया, तो उसमें हमने देखा था कि गलती क्या होगी, आपके डेप्रिसिएशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो सो फार एक टू डेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है, इसका मतलब है उसमें भी एरर है, और आपने एसेट की कॉस्ट को भी अंडर या ओवर रिकॉर्ड किया हुआ है, राइट? तो कल मैंने क्लोज करते हुए लेक्चर को ये बात डिस्कस कर ली थी कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने इनकरेक्टली ट्रीट कर दिया है एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या वाइसी वर्सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने इनकरेक्टली ट्रीट कर दिया है एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसके अंदर मैंने आपको ये कहा था इन दोनों एरर्स के दो इफेक्ट्स होंगे। एक तो एसेट की कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट होगा, है ना? एसेट की कॉस्ट इस केस में क्या हो जाएगी? अंडर रिकॉर्डेड हो जाएगी। इस केस में होगी अंडर रिकॉर्डेड। क्या आपको उसको कैपिटलाइज करना चाहिए था, आपने नहीं किया, और यहाँ पे क्या होगी? ओवर रिकॉर्डेड होगी। यानी कि आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, लेकिन आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया, आपने उसको एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया, राइट? और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अंडर या ओवर रिकॉर्डेड होगी। तो अंडर रिकॉर्डेड होगी इस सिनेरियो में, ओवर रिकॉर्डेड होगी इस सिनेरियो में। इज एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इसी प्रीटेक्स्ट पे अब हमने इस क्वेश्चन को देखना है। अब ये क्या कह रहा है? जिस तरह हमने जो कल सवाल किया था, जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको कराया था, उसके अंदर इशू क्या हुआ था? उसी साल में करंट ईयर में आपने गलती कर दी थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया था और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट कर लिया था। 6.7 में क्या हो रहा है, जरा इसको पढ़ते हैं। Ziacord Steelworks, a sole proprietorship, recognizes depreciation on plant and machinery at 20% per annum, reducing balance. ठीक है? On July 1st, 2012, balances on the plant and machinery and accumulated depreciation accounts were 712,000 and 2,40,000 respectively. Depreciation is recognized from the month of purchase. तो आपको क्या हुआ? आपको डेप्रिसिएशन मेथड पता लग गया, दैट्स रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और आपको डेप्रिसिएशन की चार्जिंग पॉलिसी पता लग गई, दैट इज व्हाट? प्रोपोर्शनेट, राइट? डेप्रिसिएशन इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द मंथ ऑफ परचेज। अग्रीड? हाँ जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ड्यूरिंग 2012 एंड 2013, यानी कि साल का बता रहा है। हमारा साल कैसा है? जुलाई 1 2012 से शुरू होके 30 जून 2013 पे एंड हुआ, तो इसको हम 2012-2013 करके भी लिख सकते हैं। The auditors discovered that a repair which cost rupees 25,000 and incurred on October 1, 2010 had been capitalized incorrectly. अब यहाँ पे क्या कह रहा है? वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 25,000 का, जिसको कैपिटलाइज कर दिया था गलती से, लेकिन कब? क्या करंट अकाउंटिंग में ये काम हुआ था? नहीं, ये काम हुआ था आपका 2-3 साल पहले। यानी कि 2-3 साल पहले से ये गलती कैरी फॉरवर्ड होती जा रही है और करंट ईयर में ये चीज आइडेंटिफाई हुई। तो एकदम से आपको क्लिक करना चाहिए कि अगर हमने इस आइटम को गलती से कैपिटलाइज कर दिया, यानी कि इम्प्लाइड क्या है इसके ऊपर? वही 2-3 साल से डिप्रिसिएशन भी आ रही होगी, राइट? जो कि नहीं आनी चाहिए इस 25,000 पे। क्लियर है बात? जी, जवाब ही जवाब देते जा रहे हैं। व्हाट अबाउट मोहसिन एंड उस्मान? क्लियर? चलें जी। It was decided to correct the mistake while finalizing the accounts for the year ended June 30, 2013. ठीक है? तो अब हमने क्या डिसाइड किया कि जिस साल में हमें पता लग रही है कि हमने गलती की, चलो फिर आज इस साल ठीक कर लेते हैं उसको, राइट?
Only one machine was purchased during the year ended June 30th, 2013, costing rupees 60,000. The machine was received in the factory on October 1, 2012 and was installed on January 1, 2013. What is the date the asset became available for use? कौन सी डेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना स्टार्ट होगी? कौन से मंथ से? अक्टूबर से शुरू होगा या जनवरी से? जनवरी से, ठीक है, 1 जनवरी, राइट, 1 अक्टूबर नहीं, 1 जनवरी। अक्टूबर में तो मशीनरी डिलीवर हुई थी, इंस्टॉल कब हुई थी? 1 जनवरी को। तो हमने ये बात देखी थी ना, अवेलेबल फॉर यूज, वो इंस्टॉल होगा तो वो यूज होने के काबिल होगा, राइट। तो अब हमें इन्होंने इस साल की एक ट्रांजैक्शन बता दी और एक ट्रांजैक्शन उन्होंने हमें बताई कि पिछले सालों में एक गलती हुई हुई थी, अब आपने क्या करना है, उसको नेचुरली सी बात है ठीक करेंगे आप, है ना। ये इन्होंने हमें जो बैलेंसेस दिए हुए क्वेश्चन के अंदर 1 जुलाई 2012 के क्या है? प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, यानी कि हमारा कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है? टू अकाउंट मेथड, है ना, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी अलग मेंटेन हो रहा है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग मेंटेन हो रहा है, ठीक है जी। तो हमने करना क्या है, जरा रिक्वायरमेंट पे देखते हैं। रिक्वायरमेंट में ये है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2013। इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, इजी इन द सेंस कि हमने वो सारी चीजें पहले से की हुई हैं, राइट, इसमें कोई नई बात नहीं है, बस हम लोगों ने थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना था और हमारे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट। अब इसको करते हैं। अब आपके पास 1 जुलाई 2012 पे प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस कितना है? 712,000। दिस इज गोइंग टू बी आवर ब्रॉट डाउन। कौन सी डेट पे? 1 जुलाई 2012, राइट। इसी तरह कुछ लाइनें छोड़ के हम नीचे आते हैं और हमें ये पता लगता है कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या था? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट है। इसके ऑल्टरनेट नाम में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी शामिल है, राइट। सो इट इज द सेम, ऐसी बिल्कुल वैसी चीजें जिस तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, ठीक है। तो आपके पास इसका जो बैलेंस है वो है 2,40,000, ठीक है। अब हमने आना है, अब सबसे पहले हमने क्या काम किया, हम एक एक करके आए। सबसे पहले हमारे पास ये वाला आइटम आ रहा है जिसमें रिपेयर कॉस्ट की इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन है। तो एक काम ये करते हैं, इसको हम ठीक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल तसल्ली से, तहम्मुल से सोच के मुझे जरा बताएं। नहीं नहीं नहीं, सबका सेपरेट होगा, सबका सेपरेट होगा। ये प्लांट एंड मशीनरी का है, ये तो प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट अलग, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का अलग। व्हीकल अगर होंगी, व्हीकल का अलग नजर आएगा, व्हीकल का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अलग होगा। तो 4 अकाउंट्स होंगे। अगर व्हीकल्स हैं और प्लांट एंड मशीनरीज हैं तो प्लांट एंड मशीनरी के 2 अलग, कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग, और व्हीकल्स की कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग। हर क्लास ऑफ एसेट का कॉस्ट अकाउंट अलग होगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग अलग होगा, ठीक है। चलें जी, अब जरा इधर मुझे सोच के बताएं, ये हमने किया हुआ है काम, आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है? आप ये देखो, पहले अपने पास एंट्री बनाओ कि करेक्ट एंट्री पास क्या होनी चाहिए थी। अक्टूबर 1, 2010 को डबल एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी 2010 पे? फिर मुझे ये बताएं कि इनकरेक्ट एंट्रीज क्या पास हो गई, और 2010 से लेके 1 जुलाई 2012 तक क्या गलत आपने काम कर लिया। अपने पास पहले लिखें, फिर मैं आपके सामने लिखती हूँ, ठीक है। एसेट टू कैश या बैंक या पेबल, यस, आपको ठीक ये करना चाहिए था, ठीक करना चाहिए था, रिपेयर, राइट, रिपेयर डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक है। अपने पास पहले लिखें, 2 मिनट लें, आप पहले खुद जरा कैलकुलेट करें। क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ है, आपने मुझे ये बात भी कैलकुलेट करके बतानी है कि इस 25,000 पे टू डेट, और टू डेट से मुराद ये कि इस साल के शुरू पे आपको ये बात पता लग गई ना कि इस साल में आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया एरर, है ना।
तो इसका मतलब है कि इस साल तो इसको आपने क्या कहते हैं इसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे ना। जब आपको पता लग गई कि 25,000 एक गलत कैपिटलाइजेशन थी तो आप करंट ईयर में तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे ना। आपको पता था कि गलती है, साल के एंड होने से पहले ही आपको ये बात पता लग गई। इस साल का डेप्रिसिएशन अभी तक आपने कैलकुलेट तो किया नहीं होगा, साल का डेप्रिसिएशन तो आप साल के आखिर में कैलकुलेट करेंगे। तो आपने मुझे ये बताना है कि 1 जुलाई 2012 से पहले तक कितनी डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज हो चुकी थी 25,000 पे गलत, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। टेक 2 मिनट्स और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि कुछ समझ आया, क्या समझ आया, मुझे वर्किंग करके बताएं, मुझे अमाउंट्स बताएं, ठीक है। जी मोहसिन, उस्मान, बात समझ आ रही है आपके। अब आप खड़े हुए हो इस डेट पे, आपने अज्यूम ये करना है कि आप इस डेट पे खड़े हुए हो और आपको पहले ही दिन पता लग गया कि हमने कुछ गलती की हुई है। क्या गलती की हुई है कि 25,000 का हमने एक रिपेयर एक्सपेंस इनकर किया था इस डेट पे और हमने उसको कैपिटलाइज कर दिया। जब हमने उसको इस डेट पे कैपिटलाइज कर दिया तो इस डेट के बाद जो पहला अकाउंटिंग ईयर एंड आया उस डेट तक हमने 9 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी, जिसका टोटल अमाउंट निकला होगा 3750। फिर एक और पूरा अकाउंटिंग ईयर आया होगा, इसके ऊपर भी आपने 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से किस तरह से कैलकुलेशन करनी है कि आपका कॉस्ट था 25,000, पहले साल डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज हो गया 3750 का, यानी कि ओपनिंग नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करें, बिल्कुल ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 20%। वेरी गुड जवाब। तो आपका आंसर आएगा 4250। मैं इसकी भी प्रॉपर वर्किंग करके बताती हूँ। तो आप ये कहोगे कि सो फार टू डेट आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 1 जुलाई पे खड़े होके कहेंगे तो आपके पास ये दोनों का टोटल आ जाएगा। क्लियर है बात। वर्किंग इसकी किस तरह से दिखाएंगे, वर्किंग दिखाना जरूरी है। आप ये कहोगे अपने पास, अगर मैं आपको प्रॉपरली बताऊं तो आप इस तरह से थोड़ी बहुत, अगर मैं डिस्क्रिप्शन के साथ लिखूं जस्ट इन केस किसी को समझ में ना आए, 4250 कैसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है मोहसिन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। आपको क्या निकालना है, दूसरे साल के लिए आपको ओपनिंग नेट बुक वैल्यू निकालनी है ना, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन के लिए। चलें इधर देख लें पहले, ठीक है। Incorrect depreciation has been charged since 1st October 2010 till 30th June 2012। करंट ईयर में तो आप नहीं चार्ज करोगे ना डेप्रिसिएशन, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज कब करनी होती है हर साल की, साल के आखिरी दिन। तो 30 जून 2013 तक आपको पता लग गया था कि ये गलती हुई है, तो आप इसके ऊपर जानबूझ के थोड़ी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। आप ये कहोगे कि जो बस जो पिछले ये ईयर एंड तक जो कुछ हो चुका, अब हमने इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। अब आपने ये देखा कि 1 अक्टूबर 2010 से लेके 30 जून 2011 ये पहला अकाउंटिंग ईयर एंड आ गया था इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन से पहले। इसमें अब आप कोई वर्किंग कुछ इस तरह से करोगे, 25,000 की रिपेयर कॉस्ट थी, 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था और इसके ऊपर आपने 9 महीने प्रोपोर्शनेट पॉलिसी है, 9/12 आपने काम किया, आंसर आ गया 3750। ये आपका क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। फिर आप इसी डेट पे क्या कैलकुलेट करोगे, क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू। क्यों, क्योंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में और इसमें आपको अगले साल की डेप्रिसिएशन के लिए नेट बुक वैल्यू चाहिए होती है। आप ये कहोगे रिपेयर कॉस्ट कितनी थी, 25,000, टोटल डेप्रिसिएशन टू डेट कितना चार्ज हुआ था, 3750। यानी कि इस डेट पे आप ये कहोगे कि मेरी क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू कितनी थी, 21,250। फिर आ जाता है अगला साल, अगला साल यानी कि 1 जुलाई 2011 से लेके 30 जून 2012, ये लास्ट ईयर है आपका, राइट, पिछला साल है। इसमें आप ये कहोगे एसेट पूरे 12 महीने इस्तेमाल हुआ, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू थी 21,250 मल्टीप्लाइड बाय 20% एज इट इज, राइट जी। उस्मान क्लियर है,
जवाब मोहसिन, जवाब। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इनकरेक्ट डेप्रिसिएशन टोटल कितनी चार्ज कर दी, ये प्लस ये, राइट। तो 3750 प्लस 4250, हम ये कहेंगे कि ये टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है विद रिगार्ड टू दिस एसेट जो कि गलत चार्ज हुई भी है। तो अब हमने 8000 से टोटल रिवर्स करना है, राइट। पिछले 2 साल तो गुजर गए, उनके अकाउंट्स तो बन गए, उनको आप कुछ कर नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, आप इस साल फिर 8000 से एडजस्टमेंट पास कर दोगे, ठीक है। 8000 से एडजस्टमेंट किस तरह से पास करेंगे आप लोग, सो फार इंट्रो के लेवल तक इतनी डबल एंट्रीज तो देखो आपको लिखनी नहीं है ना, आपको सिर्फ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट फिक्स करना है। तो आपके लिए सिर्फ इतनी बात समझना काफी है कि आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कर दोगे डेबिट, है ना, क्योंकि नॉर्मली वो क्या हो रहा होता है, क्रेडिट हो रहा होता है। अगर कोई चीज रिवर्स करनी है इसमें तो आपको इसको ऑपोजिट करना होगा, डेबिट 8000 से। एक्चुअली टेक्निकली क्रेडिट जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स, वो आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, अभी आपका ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आपने ये कहना है बस ठीक है, हमें वैसे भी क्रेडिट एंट्रीज की कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, तो जो भी चीज क्रेडिट हो रही है वो कोई ना कोई आइटम आपका क्रेडिट हुआ होगा। सो फार सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलो ठीक है, आप कह दो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट होगा, जो हम रिवर्सल की एंट्री पढ़ते आए हैं ना, हम रिवर्सल की एंट्री पढ़ते आए ना, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्यों यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को डाउट में लेकर आ रही हूँ, वो इसलिए लेकर आ रही हूँ कि अब ये जो 8000 का रिवर्सल है, ये करंट ईयर की डेप्रिसिएशन का रिवर्सल नहीं है, ये पिछले सालों की डेप्रिसिएशन का रिवर्सल है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप करंट ईयर की डेप्रिसिएशन का कोई रिवर्सल करते हो तो उसके लिए तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट बिल्कुल ठीक एंट्री है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूं कि इंट्रो के लेवल के लिए आप इसको वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही लिख दें, आपको वैसे ये डबल एंट्रीज पास करना लिखना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ इस बात का पता होना चाहिए कि हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है, रिवर्स करना है। इज दैट क्लियर? आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट बनाना भी नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो आपने कहा कि ठीक है, अब हम इधर आते हैं, हम क्या करते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 8000 का रिवर्सल कर देते हैं। अब जरा यहाँ देखें रिवर्सल क्यों कर रहे हैं, ये जो टोटल 2,40,000 की अमाउंट आई है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि टू डेट प्लांट एंड मशीनरी में हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है ना, टू डेट जितनी भी मशीनरीज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने पिछले सालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी पिछले सालों की, तो उसमें ये 8000 अमाउंट भी कैलकुलेट हुआ होगा, क्योंकि हमने 25,000 को अपना प्लांट एंड मशीनरी ट्रीट किया हुआ था, है ना। तो इसको आप इस तरह से भी लो, अगर डबल एंट्री से नहीं करना चाह रहे, आप ये कहो कि इस 2,40,000 में 8,000 रुपए का एक ऐसा अमाउंट भी शामिल है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो जब इस साल हमें इस बात का पता चला तो हमने इसको यहां से निकाल दिया। फॉलो कर रहे हैं बात, ठीक है। तो इधर आप इधर लिख दें जी, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दें, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिपेयर्स, ठीक है। अब इधर आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई दूसरा डबल एंट्रीज की कहां पास होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन ही आप लिख दो, वही काफी है। क्लियर है बात यहां तक? तो आपने एक काम तो ये कर लिया कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कर दिया आपने रिवर्स, यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कर दिया रिवर्स। फिर आपको ये बात भी पता है कि 7,12,000 में 25,000 का ऐसा अमाउंट शामिल है जो कि नहीं होना चाहिए था। आपने डबल एंट्री क्या पास कर दी थी गलती से, आपने डबल एंट्री पास कर दी थी 1 अक्टूबर 2010 को, डबल एंट्री पास कर दी थी प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 25,000 से,
और कैश बैंक पेबल दैट इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न, क्योंकि यहाँ पे जो होना था वो बिल्कुल ठीक ठीक हुआ। 2000 25,000 से आपने इसको क्रिएट कर दिया था। आपको करना क्या चाहिए था, आपको रिपेयर्स को डेबिट करना चाहिए था। तो अब इसको ठीक करने के लिए इस साल के आखिर में ही चलें, ठीक है, या साल के शुरू में, किसी भी डेट पे, ठीक है, किसी भी डेट पे आपने अब एडजस्टमेंट क्या पास करनी है, हम ये कहेंगे कि हमें रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था। इंट्रो के लेवल तक अगेन इतनी बात समझना काफी है कि आप इस रिपेयर्स एक्सपेंस, अगेन ये भी क्या, ये पिछले साल के एक्सपेंस का वो है ना, एडजस्टमेंट है। तो आप आगे जाके पढ़ोगे तो बेसिकली जहां जहां आप अभी पढ़ रहे हो ना कि एक्सपेंस को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, वहां पे एक्सपेंस डेबिट या क्रेडिट नहीं होगा, एक आइटम डेबिट या क्रेडिट होगा जिसका नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्यों? क्योंकि ये पिछले सालों की एक्सपेंस की एडजस्टमेंट हो रही है, ठीक है, ये इस साल का एरर नहीं है, ये पिछले सालों का एरर है जिसको आप इस साल एडजस्ट कर रहे हो। तो जहां जहां पे आपके पास एक्सपेंस आइटम्स आएंगे वहां वहां आप आगे जाके पढ़ोगे, आगे FR1 FR2 में, कि उसमें आपका फिर रिटेन्ड अर्निंग्स इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, लेकिन समझने के लिए इतना काफी है। अगेन आपको अभी रिपेयर्स एक्सपेंस अकाउंट तो बनाना भी नहीं है ना, आपको तो सिर्फ ये देखना है कि मेरे प्लांट एंड मशीनरी के कॉस्ट के अकाउंट में क्या इफेक्ट आएगा, और वो इफेक्ट आपका ये वाला, दिस इज ऑफ योर कंसर्न। आपने ये कहना है कि मेरा प्लांट एंड मशीनरी क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए 25,000 से। इतनी बात समझना काफी है। और आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दो, रिपेयर्स एक्सपेंस कैपिटलाइज्ड, नाउ करेक्टेड, राइट। तो आप ये बता रहे हो कि ये जो एरर हम ठीक कर रहे हैं ये क्या चीज थी, ये था कि आपका रिपेयर एक्सपेंस आपका कैपिटलाइज हो गया था। और ये बात हमें यहाँ पे भी समझ में आ जाती है, लॉजिकली भी समझ में आ जाती है कि 25,000 का अमाउंट ओपनिंग बैलेंस में शामिल है, नहीं होना चाहिए था, इस साल निकाल देते हैं। क्लियर हो गई बात। तो पहला एरर आपने एडजस्ट कर लिया, आपने ये कह दिया कि जो पिछले सालों में हमारा एक एरर आया था वो हम लोगों ने ऑल टुगेदर अब ठीक कर दिया, ठीक है। अब आगे वो ये बोल रहा है, ओनली वन मशीन वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2013। अब बारी आती है किस बात की, अब हमें इस साल का करेक्ट डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करना है ना। ये तो पिछले साल का एरर हमने ठीक कर दिया, अब हमें क्या करना है, अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करना है कि अब बताएं इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा। अब यहां पे देखें, अभी जो मैं आपको एक चीज लिखवा रही हूँ ये कंप्लीट नहीं है, आगे जब हम डिस्पोजल्स की बात पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह वो और क्लियर हो जाएगा। किसी भी साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इट कंप्राइजेज ऑफ 3 आइटम्स, ये नोट कर लें अपने पास। डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स जो साल के शुरू में मौजूद थे, पूरे 12 महीने जो इस्तेमाल हुए, है ना, एंड डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस। अगेन ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, आगे जब हम डिस्पोजल करेंगे तो मैं इसी लिस्ट में आपको फाइनल लिस्ट इसकी लिखवा दूंगी, लेकिन अभी इस हद तक इतना काफी है। अगर मैं आपको ये कहूं कि अब मैं 30 जून 2013 पे खड़ी हुई हूं, ठीक है, 30 जून 2013 पे मैं खड़ी हुई हूं और मैं अपने एसेट्स, अपने प्लांट एंड मशीनरी पे नजर दौड़ाती हूं तो मुझे 2 किस्म के प्लांट एंड मशीनरी नजर आती हैं। एक तो प्लांट एंड मशीनरी वो है जो कि मैंने इसी साल खरीदी है ना, और उसका डेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसकी कब से चार्ज होना शुरू हो जाएगी, कौन सी डेट से शुरू होनी चाहिए, 1 जनवरी 2013 से। एक तो मशीनरी मुझे ये नजर आ रही है जिसपे इस साल सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। मेरी बात फॉलो कर रहे, ये मशीनरी की कैटेगरी 1 हो गई, राइट। ये वो वाली मशीनरी है जिसके ऊपर मुझे 6 मंथ का सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और फिर मेरे पास कुछ ऐसी मशीनरी भी तो मौजूद है जो कि पहले से पड़ी हुई है, जो कि डे 1 पे भी मेरे पास थी और आखिरी दिन भी मेरे पास है, यानी कि ऐसी मशीनरी जिसके ऊपर पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। फॉलो करें मेरी बात।
तो ये जो दो कैटेगरीज हैं इस पे हम कहेंगे कि जी 12 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ये काम हमें करना है सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनेट में, ठीक है। वरना अगर फुल ईयर पॉलिसी होता तो हम कहते हैं कि एक ही टाइप ऑफ कैटेगरी है, सारी मशीनरी इस पे 12-12 महीने की, भले वो जब भी खरीदी गई, राइट। नहीं नहीं, इंस्टॉलेशन हुई हुई है ना, इंस्टॉलेशन तो हुई हुई है। ये सिर्फ प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में हमें करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास 30 जून 2013 पे अब हमें निकालना है कि ओपनिंग एसेट्स कितने थे, राइट। अब हमें ओपनिंग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। कौन सा मेथड हमारे पास है? हमारे पास है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग नेटबुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट। अब क्वेश्चन के अंदर इन्होंने आपको डेप्रिसिएशन रेट तो दिया हुआ है, लेकिन ओपनिंग एसेट्स का नेटबुक वैल्यू क्या है उसके लिए आप जरा इधर आ जाए। चलें जी, अगर तो आपने ये पिछले सालों की कोई गलती ना की होती तो आपका ओपनिंग नेटबुक वैल्यू कितना आ जाता? आप कहते ओपनिंग कॉस्ट है 7,12,000, ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2,40,000, दोनों को माइनस कर दे, है ना, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको ये बात पता लगी है कि ओपनिंग बैलेंसेस आपके थे गलत, है ना। और आपने क्या किया, ओपनिंग बैलेंसेस की पहले सबसे पहले क्या किया, एडजस्टमेंट की, और एडजस्टमेंट आप कर चुके हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने पिछले सालों का एरर ठीक कर लिया इन फिगर्स में, जरा अब मुझे बताएं कि करेक्ट ब्रॉट डाउन क्या होते अगर ये गलती ना होती जी। अब एसेट्स की ओपनिंग नेटबुक वैल्यू कैलकुलेट, ओपनिंग एसेट्स की ओपनिंग नेटबुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? ठीक है। अब मैं ये कहूंगी, अगर मेरे पास मैंने कोई गलती ना की होती तो मैं ये कहती कि 712,000 मेरी ओपनिंग कॉस्ट है, राइट। लेकिन अब मुझे ये पता लगा कि ओपनिंग कॉस्ट में 25,000 का अमाउंट ऐसा भी शामिल है जो कि गलत है। इसको अगर हम एक दफा निकाल देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 712 माइनस 25 यानी कि 687,000, हम कहेंगे दिस इज आवर करेक्ट ओपनिंग कॉस्ट, राइट, वेरी गुड। फिर हम ये कहेंगे इसमें से हम लेस करते क्या, ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर तो सब कुछ ठीक ठीक होता तो हम क्या कहते हैं, 2,40,000 इज आवर ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन मसला क्या है, इसमें भी 8,000 का एक ऐसा अमाउंट शामिल था जो कि गलत था, राइट। तो अब हम क्या कर देंगे, 240 माइनस 8 किया। अब हमने कहा कि जो करेक्ट नेटबुक वैल्यू है वो कितनी है, 2,32,000। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट एनी डेट गिव्स नेटबुक वैल्यू। तो आप ये कहोगे 1 जुलाई 2012 पे मेरा नेटबुक वैल्यू कितना था, 455,000, दैट बिकम्स माय ओपनिंग नेटबुक वैल्यू। फॉलो कर रहे हैं बात, मोहसिन, उस्मान, क्लियर है? तो अब क्या होगा, अब अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताएं उन एसेट्स पे जो कि मेरे पास साल के शुरू में भी मौजूद थे और आखिर में भी मौजूद थे, आप ये कहेंगे 455,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। पूरे 12 महीने ये एसेट्स यूज हुए, बिल्कुल पूरे 12 महीने यूज हुए। आपने कहा कि मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.291,000। इज दैट क्लियर यहां तक? मोहसिन, बच्चे क्लियर है? चले, जबरदस्त। अब हम आते हैं आगे। अब हमारे पास एक और मशीनरी थी जो कि हमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदी, कितने की, 60,000। इसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन अभी तक हमने कैलकुलेट ही नहीं किया हुआ।
ये जो हमारे पास ओपनिंग नेटबुक वैल्यू आई है ये तो ओन एसेट्स की है जो कि हमने पिछले सालों में खरीदे होंगे, है ना। इस साल जो आपने खरीदा है इसका मतलब है देयर इज अनदर डेप्रिसिएशन दैट यू नीड टू कैलकुलेट टू फाइंड आउट टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड दैट इज व्हाट डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस। और ये काम हमें अलग से क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शनेट पॉलिसी। ठीक है, आपने ये कहा कि मैंने जो एसेट खरीदा है इस साल उसकी कॉस्ट है 60,000, रेट है 20% और इसको हमें क्या करना है? प्रोपोर्शनेट करना है। कौन सी डेट से? फ्रॉम द डेट द एसेट बिकम्स अवेलेबल फॉर यूज, राइट। October 1st 2012 is not going to be our answer. We're going to say कि अब हम 1 जनवरी 2013 से लेके 30 जून 2013 तक we have to calculate depreciation for 6 months. क्लियर हो गई बात? तो अब आपको ये पता लगा कि 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 आंसर आता है 6,000। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पूरे साल में टोटल डेप्रिसिएशन पे कितना चार्ज हुआ, आप कहेंगे 91,000 चार्ज हुआ ओपनिंग एसेट्स पे और 6,000 चार्ज हुआ एडिशंस पे। तो टोटल मेरे प्लांट एंड मशीनरी में टोटल मेरा डिक्लाइन कितना आया वैल्यू में? 97,000 का। इकट्ठी डबल एंट्री पास करेंगे, अलग अलग नहीं करना कि ओपनिंग एसेट्स का अलग करें और एडिशन का अलग करें, चीज तो दोनों की सेम ही है ना। तो आपने क्या किया? 97,000 से कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करना है 97,000 से। तो आपको सिर्फ ये वाला अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट आप बना नहीं रहे, आप इधर आएंगे, आपने कहना है कि अब 30 जून 2013 पे खड़े होके हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन की, दैट इज 97,000। सारा काम हो गया कंप्लीट? बिल्कुल। इसकी भी डेट 30 जून 2013 ही डाल दें कि साल के आखिरी दिन आप रिवर्सल इसका करेंगे 30 जून 2013। अब आपने निकालनी है बैलेंसिंग फिगर जो कि आपकी होगी कैरी डाउन। यहाँ पे कैरी डाउन हो गया। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे एक चीज मिस आउट कर दी थी, आपने ड्यूरिंग द ईयर 1 जनवरी 2013 1 जनवरी 2013 अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि मैंने जो एसेट खरीदा है क्या डबल एंट्री पास होनी चाहिए उसकी? 1 जनवरी 2013 ना। 1 जनवरी 2013 को हमने एक मशीनरी को कैपिटलाइज करना है क्योंकि अवेलेबल फॉर यूज इस डेट से हुई है। तो हमने क्या डबल एंट्री पास करनी है? प्लांट एंड मशीनरी को हमने डेबिट करना है कितने से? 60,000 से। अब क्रेडिट में जब आपको ये बात पता ना हो ना कि कैश है, बैंक है या पेबल है, हमें नहीं पता, राइट। तो हम अपने प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में सीधा सीधा क्या कह सकते हैं? एडिशन। यानी कि हमने एक मशीनरी खरीदी, बस। आपको इधर ये डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत भी नहीं है कि इसके अगेंस्ट हमने कैश पे किया, बैंक के थ्रू पे किया या ये लायबिलिटी है हमारी, ठीक है। तो जब आप ये एडिशंस का टर्म इस्तेमाल कर लेते हो इसका मतलब ये जनरल टर्म है, ठीक है। ये जनरल टर्म है, ये सिर्फ ये बात डिस्क्राइब कर रहा है कि हमने मशीनरी खरीदी, हमें नहीं पता कि इसके अगेंस्ट क्या हमने कैश पे किया या नहीं किया। क्लियर हो गई बात? सही है। तो इतना लंबा कैश स्लैश बैंक स्लैश पेबल लिखने के बजाय आप सीधा सीधा एडिशंस भी लिख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है बात? इस अकाउंट को भी अब आपने क्लोज करना है और आपने ये कहना है कि 30 जून 2013 पे हम ये अज्यूम करें कि हमने एरर्स की रेक्टिफिकेशन एंट्री भी साल के आखिरी दिन ही पास की। अब आपने इसकी भी कैरी डाउन निकाल लेना है। क्लियर हो गई बात सबको? मोहसिन, जवाद, उस्मान, क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। तो इट वाज आई होप काफी सिंपल सबको लगा हो। ये सिंपल ही होना चाहिए था क्वेश्चन, इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ एक डिफरेंस क्या है कि आपके पास यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें पिछले सालों का कोई एरर है तो पहले आपने पिछले सालों का एरर एडजस्ट करना है, ठीक है। और फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेशन करनी है कि ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अब हमें जब पता लग गई बात
कि कुछ गड़बड़ है तो आप इस साल इसका डेप्रिसिएशन थोड़ी कैलकुलेट करोगे। और इसका क्या है? 330, 329 सही है। तो 6.6 अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। 6.6 मैं डिस्कस नहीं कर रही, 6.7 मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब एक काम ये करते हैं, डिस्पोजल्स का काम जो है ना वो इंशाल्लाह कल शुरू करते हैं। तो कल आपका वेडनेसडे है, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे मैक्सिमम हम ये 3 दिन देंगे डिस्पोजल्स को, और फिर इंशाल्लाह सैटरडे से वी स्टार्ट विद आवर इन्वेंट्री, ठीक है। क्या हो सकता है थर्सडे से ही शुरू कर दें, फ्राइडे से ही शुरू कर दें, राइट। तो अब आप इसके अंदर डिप्रिसिएशन के चैप्टर में आईकैप के स्टडी टेक्स्ट, आईकैप के क्वेश्चन बैंक में आपका कोई और ऐसा सवाल नहीं है जिसमें डिस्पोजल आए, तो यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस यहाँ से, ठीक है। और अच्छा, मुझे बीआरएस का सोल्यूशन सिर्फ मोहसिन ने सेंड किया, व्हाट अबाउट उस्मान एंड जवाद एंड जुलेखा एज वेल। आप अगर रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो आप लोगों का रिस्पांस कहाँ है? मुझे बीआरएस अपने टेस्ट के मुझे रिस्पॉन्सेस फौरन चाहिए, ठीक है। फिर मैं रिमाइंडर डाल दूं आपका नेक्स्ट वीक जो है आपका क्या हुआ? आपका मैंने अभी तक चेक नहीं किया बीआरएस का, मुझे सिर्फ मिल गया था, ठीक है। मैंने सिर्फ रिसीव कर लिया था, कल थोड़ा सिग्नल्स का भी इशू था तो मैं मुझे रिसीव हो गया था लेकिन डाउनलोड नहीं हुआ था अभी भी, बल्कि मेरा डेटा पैकेज जो है वो चल नहीं रहा, ठीक है। तो आपका हाँ बीआरएस अप्रूवल बोथ है, मुझे रिसीव हो गया था लेकिन रात को काफी देर से रिसीव हुआ था तो मैं चेक नहीं कर सकी थी उसको, ठीक है। तो आपका अक्रूवल्स का मैंने चेक किया था, अक्रूवल्स की मैंने नजर मारा था, तो अक्रूवल्स का तो आपको बिल्कुल ठीक है, और बीआरएस का भी मैं चेक करके आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है दिसंबर हमारा गुजर जाएगा, तो जनवरी 2 को इज योर ग्रैंड टेस्ट नंबर 1। अगर तो आप लोगों की तैयारी ठीक नहीं है तो आप लोग मुझे बता दें, मैं इसको एंड ऑफ द वीक पे भी कर सकती हूँ, एंड ऑफ द फर्स्ट वीक से ज्यादा मैं आगे नहीं इसको लेके जाऊंगी, लेकिन आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, मुझे एम ही करके नहीं देना, ठीक है। और मैंने टॉपिक्स भी इसमें सिर्फ शुरू के डाले हैं, कहां तक मैंने डाले हैं? बीआरएस तक, राइट, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स तक, ठीक है। तो अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स तक इसमें मैंने टॉपिक्स डाले हुए हैं, तो आपको हो जाने चाहिए। तो जो हमारा सेकंड ग्रैंड टेस्ट होगा हफ्ता 10 दिन के बाद, उसके अंदर हम डालेंगे डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, एरर्स, राइट, और हो सकता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी, अगर हम वो कर चुके हुए तो सही है। और फिर फाइनल अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप्स आखिरी वाले में, ठीक है। तो अब आप ये काम कर सकते हैं, प्लस जो मैंने आपको हैंड आउट अपलोड किया हुआ है क्वेश्चन, उसमें पैक क्वेश्चन बैंक का, उसके भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा इसमें एक सेकेंड, इसमें नहीं डेप्रिसिएशन में और कोई भी आपके पास ऐसा नहीं है क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन बैंक से परटेन करता है, या ये नया वाला है? लेट मी चेक, इसमें कहीं डिस्पोजल तो नहीं है। अच्छा कहीं पे भी अगर आपको आज, अगर आप इसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो और अगर आपको कहीं पे आज डिस्पोजल्स का नजर आता है ना कॉन्सेप्ट, तो उसको आप इग्नोर कर देना, ठीक है। उस वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट मत करना, वैसे मैंने नजर दौड़ाई थी, मुझे कोई नजर तो नहीं आ रहा था इसमें, ठीक है, क्योंकि डिस्पोजल सिर्फ एक हमारा रह गया जो कि हमने नहीं किया हुआ, तो वो इंशाल्लाह फिर हम कल उसको शुरू करेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात? जो आपका पैक क्वेश्चन बैंक जो है कौन सा टेस्ट, मिड टर्म? हाँ मिड टर्म हो रहा है अभी, इंशाल्लाह आज तक आपको मिल जाएगा, उस पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आज बस इधर तक ही रखते हैं, सही है। तो आज जो कल वाला टेस्ट है उस पर तो मैं आपको आज कंफर्म, उस पर तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी, ठीक है। मिड टर्म का थोड़ा सा मेरा स्लो चल रहा है, तो उसका आप इंशाल्लाह बाय दिस वीक इंशाल्लाह उस पर सब हम कर भी लेंगे, डिस्कशन भी कर लेंगे, उस पर रिस्पॉन्स भी मैं कर दूंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कल का ही रखते हैं, आज बस यहीं तक रखते हैं क्लास को। कल फिर हम नया अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कल का ही दिन उस पर खत्म हो जाए, हो सकता है परसों से एक थोड़ी सी मैं डिस्कशन करूँ फिर हम इन्वेंट्री स्टार्ट कर दें, ठीक है।
चलें जी, आप प्रैक्टिस करें, आई कैप क्वेश्चन बैंक को उठाएं और उसमें से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। पैक ऑफ क्वेश्चन बैंक का जो मैंने हैंड आउट अपलोड किया था उसको उठा के उसमें से भी हो सकता है मैं कल देखती हूँ, अगर मुझे कोई क्वेश्चन नजर आता है ट्विस्टेड सा तो हो सकता है मैं पैक का एक डिस्कशन भी हम कर लें उसकी, ठीक है? तो फिर विल इंशाल्लाह कंटिन्यू विद आवर कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, मोशन तैयारी सही जा रही है? चले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, देयर इज नथिंग एल्स टू डिस्कस। सही है, तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।